हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी स्टार्ट की है। बात करें अकाउंटेंसी में, हमने यानी जो लास्ट सेशन सीखा था वो सीखा था हमने कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, कन्वेंशन सीखे, प्रिंसिपल सीखे, उनका मीनिंग सीखा, क्या होता है कॉन्सेप्ट्स, क्या होता है कन्वेंशंस, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स। हमने 7 कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल सीखे। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स हैं वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। अगर हम बात करें अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट मींस ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि हर ट्रांजैक्शन जो है मनी की टर्म्स में होगी तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सीखा कि एक बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसे आपको एक पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन करना होगा, जो कि हम कह रहे हैं 12 महीने का, 1 साल का है, और उस साल में हमें बुक्स क्लोज करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट सीखा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं जैसी वो ट्रांजैक्शन होती है। पेमेंट का आना, पेमेंट का जाना ये मैटर नहीं करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सीखा। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जो हमने क्वांटिटी खरीदी है और जो क्वांटिटी हमने बेची है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। इट मींस अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितने का होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में मेरा खर्चा हुआ है उतनी क्वांटिटी से मेरी इनकम आ रही है तो ही कंपैरिजन पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होगा, कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो हमने कहा मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा मदद करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सीखा हमने। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने सीखा कि बिजनेस की जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। एक बिजनेस की जो है, एक बिजनेसमैन की इंटेंशन ये कभी नहीं होती कि वो बिजनेस को बंद करने वाला है। इट मींस बिजनेस जो है फॉरएवर चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए हमने एग्जांपल देखा था कि कोई फिक्स्ड एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो उसकी जो हमने लाइफ है वो 5 साल, 8 साल, 10 साल मान के चलते हैं, क्योंकि वहां पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। हमने सीखा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमने की है तो उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्डिंग होगी। दैट जैसे हमने कोई फिक्स्ड खरीदा, हमने कोई मशीनरी खरीदी तो मशीनरी की जो बुक्स में वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट पर होगी, ओरिजिनल कॉस्ट पर होगी। आज उसकी रिलायबल वैल्यू कितनी है हम उसे कंसिडर नहीं करते। ये हमने कॉस्ट में सीखा था, इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है बाकी, जैसे रिलेशन कॉन्सेप्ट कहें, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहें, कंजर्वेटिज्म कहें, या कंसिस्टेंसी कहें, या मेटलिटी कहें, वो हम आज कवर करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कहता है कि जब भी हम कोई असेट्स खरीद के लाते हैं तो हम उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे बुक्स में दिखाते हैं। दैट मींस कि आज उसकी वैल्यू क्या है, आज वो कितने का बिक सकता है, हम उसे कंसिडर नहीं करते अंडर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं कोई मशीनरी खरीद के लाया हूं 50,000 रुपए की, तो वो बुक्स में 50,000 की ही दिख रही होगी, चाहे मैंने वो 10 साल पहले क्यों ना खरीदी हो। इट मींस 10 साल पहले खरीदी, उसकी वैल्यू 50,000 रुपए, आज उसकी वैल्यू अगर 1.5 लाख रुपए हो गई है, हम बुक्स में 1.5 लाख रुपए कंसिडर नहीं करेंगे, वो 50,000 ही बुक्स में दिख रही होगी। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी कोई असेट्स आज बिकती है और बिकने के बाद अगर आज 1.5 लाख रुपए आप रियलाइज कर लेते हो तो आपको तब उसे बुक्स में कंसिडर करना है, अदरवाइज उसे बुक्स में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इट मींस हमारा एक और कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर जिसे हम कहेंगे कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिज्म कहते हैं, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फ्यूचर में प्रोबेबल अगर आपको लॉसेस हैं, अगर फ्यूचर में कोई प्रोबेबल लॉसेस हैं तो आज उसे कंसिडर कर लीजिए, बट अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रोबेबल गेन होने वाले हैं देन इसके इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जनरली यहां पर यूज नहीं होता है। ये तभी यूज होगा जब आप बिल्कुल श्योर हो, जब आपको लगता है, आप कंफर्म हो कि आपकी असेट्स बिक जाएगी और इससे एग्जैक्ट इतना पैसा आ जाएगा। क्लियर है बात। इट मींस कौन सा कॉन्सेप्ट फिर यानी पॉपुलर होगा, इट मींस असेट्स की वैल्यू तो बढ़ रही है। जब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो जनरली रीवैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इट मींस असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू एंड रीअसेस करके जो उसकी असेट्स की रियल वैल्यू है वो आज बुक्स में दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल, और जो भी डिफरेंस आता है उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किया जाता है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है
इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो हमने बताया. एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज्ड इट. जब इसे बिजनेस बेचता है, जब बिजनेस इसे रियलाइज करता है, तब इसे बुक्स में दिखाया जाएगा. When an asset is recorded at its historical cost of rupees 5 lakh, even if its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless there is certainty. Word क्या है? Certainty that such changes will materialize. जब तक ये चेंजेस मटेरियलाइज नहीं होंगे, आप सर्टेनिटी है, श्योर है, तब इसे बुक्स में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इसे बुक्स में कंसिडर नहीं करेंगे. हाउएवर अकाउंटेंट फॉलोज अ मोर कंजर्वेटिव पाथ. और वो पाथ क्या है कि फ्यूचर में होने वाले जो प्रोबेबल लॉसेस हैं उन्हें तो कंसिडर कर लेगा, पर फ्यूचर में जो होने वाले प्रोबेबल गेन है उन्हें वो इग्नोर करेगा. दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट काउंट एनी पॉसिबल गेन. दैट इज सो if accountant anticipate decrease in value, they count it, but if there is the increase in value, they ignore it. और ये कब कंसिडर करेंगे? जब तक ये रियलाइज ना हो जाए. क्लियर है बात? एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एक्स ने परचेज किया एक पीस ऑफ लैंड ऑन 1 जनवरी 1995 बाय पेइंग ₹2000. इट्स करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 1,02,000 रुपए हो गई है. मान के चलते हैं 31 दिसंबर 2022 में. Should the accountant show the land at ₹2,000 following the cost concept and ignore ₹1 lakh value increase A? क्योंकि वो क्या अभी तक क्या है? Since it is not realized. If he does so, financial position would be. किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन होगी हमारी? अगर कहते हैं 2,000 रुपए जब ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया होगा, तो यहां पर क्या होगा? 2,000 रुपए कैपिटल पैसा लगाया होगा, उससे हमने 2,000 रुपए की लैंड खरीद ली. बट अगर हम उसे आज की डेट में कंसिडर करें, यहां पर क्या है? इट इज नॉट प्रॉपर टू शो द फॉलोइंग मैनर. लेकिन हम इसे दिखाते इसी तरह से हैं, बट इट इज नॉट प्रॉपर टू शो इट इन द फॉलोइंग मैनर. हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं. हमने कहा कैपिटल हमने क्या किया? 2,000 रुपए लगाई, लैंड खरीदी 1,02,000 रुपए की, और बाकी हमने गेन दिखा दिया 1 लाख रुपए का. नहीं, हम इस तरह कंसिडर इसे नहीं करते हैं. अब बात करते हैं अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता है तो जनरली हम इसे रीवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं 1 लाख रुपए, और बाकी जो डिफरेंस होता है उसे रीवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते. Nowadays the revaluation of assets has become widely accepted practice when the changes in value of permanent nature. अगर assets की वैल्यू में चेंज हो जाता है जो कि परमानेंट इन नेचर है, टेम्पोररी नेचर का नहीं है. जैसे लैंड हमारी 2,000 की थी, हमें पता आज 1 लाख रुपए की हो गई, इससे कम ये नहीं होगी. अगर ये परमानेंट चेंज है तो हम उसे कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल. अकाउंटेंट्स एडजस्ट सच वैल्यू चेंजेस थ्रू क्रिएशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, और रीवैल्यूएशन रिजर्व से डिफरेंशियल जो आता है अमाउंट उसे एडजस्ट किया जाता है. दिस इज आवर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो मोड होते हैं. दैट इज, अगर हम बात करें किसी भी ट्रांजैक्शन का, अगर यानी हमने कोई सामान खरीदा है, अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे बेच रहा है. अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं पे कर रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति उसे रिसीव कर रहा है. अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अगर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक लायबिलिटी है. ये ले बात. तो पॉइंट क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, जो कि हम 11th-12th में ऑलरेडी समझ चुके हैं. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग हुआ कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक डेबिट पहलू है उसका, दूसरा क्रेडिट पहलू है. इट मींस किसी के लिए वो डेबिट होगा तो किसी के लिए वो क्रेडिट होगा. अब वो कैसे किया जाएगा? वो बेस्ड होगा हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम जब जनरल एंट्री सीखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है. बट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, एक पहलू हमारा डेबिट पहलू होगा, दूसरा पहलू हमारा क्रेडिट पहलू होगा. इट मींस दोनों एस्पेक्ट उसके कंसीडर करने पड़ेंगे. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर of double entry bookkeeping. Every transaction or event has two aspects. अब इससे क्या होगा? It increases one assets तो decreases the other assets. एक assets बढ़ेगी, एक assets घटेगी. एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हमने नहीं क्या फर्नीचर खरीदा कैश में, तो फर्नीचर तो बढ़ रहा है लेकिन कैश क्या हो रहा है? घट रहा है. दूसरा वो कहता है इट इंक्रीजेज एन असेट्स. असेट्स तो बढ़ेगी, साइमल्टेनियसली क्या होगी? इंक्रीज लायबिलिटी. आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी. मान लेते हैं आपने कोई यानी मशीनरी खरीदी उधार में,
अगर उधार में मशीनरी खरीदेंगे तो क्या होगी, मशीनरी आपके पास आएगी लेकिन साथ साथ आपका उधार भी बढ़ जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो एक तरफ आपकी एसेट्स बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तीसरा वो कहता है इट डिक्रीजेस वन एसेट्स, कह रहा है एक एसेट्स घटेगी, इंक्रीज अनदर एसेट्स, एक एसेट्स घटेगी दूसरी एसेट्स क्या होगी, बढ़ेगी। आपने सामान कैश में बेचा, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग आपने बेची, जैसे बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आपके पास आएगा और बिल्डिंग आपके घर आपके बिजनेस से चली जाएगी। दैट मींस क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, तो एक एसेट्स बढ़ रही है और एक एसेट्स अगेन घट रही है। इसी तरह कह रहा है इट डिक्रीजेस वन एसेट्स और डिक्रीजेस अ लायबिलिटी, एक एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आपने पेमेंट की लायबिलिटी को, जिस सप्लायर से आपने सामान खरीदा था उसको पेमेंट की, जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सप्लायर टू कैश और बैंक, तो आपकी एसेट्स घट रही है और दूसरा आपकी लायबिलिटी भी घट रही है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, तो कह रहा है इट इंक्रीजेस वन लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस अदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक लायबिलिटी घट रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक लायबिलिटी घट रही है। जैसे आपने मान लीजिए क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल दे दिए, दैट मींस आपने सेटलमेंट कर दी, आपने क्या किया, बीपी इश्यू कर दिया। जैसे बीपी इश्यू करेंगे तो क्या होगा, बिल्स पेबल आपका बढ़ जाएगा लेकिन आपके क्रेडिटर्स जो है वो घट जाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इंक्रीजेस लायबिलिटी एंड इंक्रीजेस इन असेट्स, आपके असेट्स भी बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। इट मींस आपने उधार में सामान खरीद लिया, सेम हो गया। इसी तरह इट डिक्रीजेस लायबिलिटी एंड इंक्रीजेस अदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, दूसरी लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक लायबिलिटी घट रही है। अगेन बिल्स पेबल वाला एग्जांपल हो गया, आपने बीपी इशू कर दिया क्रेडिटर्स को, तो क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स घट रहे हैं लेकिन बीपी आपका बढ़ रहा है। इट डिक्रीजेस लायबिलिटी और डिक्रीजेस एसेट्स, आपकी लायबिलिटी भी घट रही है और आपकी एसेट्स भी घट रही है। इट मींस आपने लायबिलिटी को पेमेंट कर दी, जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी और आपकी एसेट्स भी घट जाएगी। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आप कोई सामान बेच रहे हैं, आपको सामान बेच रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और आपकी जेब से सामान जा रहा है। आपने रेंट पे किया, रेंट पे कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपके लिए खर्चा बुक हो गया, आपकी जेब से कैश चला गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। इससे जब हम जर्नल एंट्री सीखेंगे तो आपको वहां प्रैक्टिकली दिखेगा कि हर ट्रांजैक्शन कैसे दो पहलू दिखा रही है। बट आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ ये समझना है, हर ट्रांजैक्शनल इवेंट्स जो कि किसी मॉनेटरी टर्म में है उसके दो इंपैक्ट होने जरूरी हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट्स और एक क्रेडिट एस्पेक्ट्स। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कंजर्वेटिज्म, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस भी किया था। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रोबेबल आपको गेन होने वाले हैं, अगर फ्यूचर में कोई प्रोबेबल आपको गेन होने, पॉसिबल गेन होने वाले हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। बट फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रोबेबल लॉसेस होने वाले हैं, कि आपको लग रहा है कि कोई नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लीजिए, उसे आप कंसीडर कर लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपको पता है कि आज आप कोई मशीन खरीद रहे हैं। अगर आप कोई आज मशीन खरीद रहे हैं, कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं जिससे कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि उसकी एक लाइफ है। मान लेते हैं उसकी लाइफ 5 साल है या 10 साल है। आपको पता है कि 5 साल बाद वो असेट्स काम करना बंद कर देगी, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो सेफर साइड में क्या होना चाहिए था, हमें पता है कि फ्यूचर में खत्म हो जाएगी असेट्स, तो इट इज बेटर कि हम हर साल इतना पैसा बचा के रखें कि 5 साल बाद हम एक नई मशीन खरीद के ला सकें, कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है, कम से कम वहां कोई दिक्कत ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहिए, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी यही कंजर्वेटिज्म का एक एग्जांपल है। आपको पता है कि आपने सामान बेचा है, जो आपने उधार में सामान बेचा है उसमें से कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको पैसा नहीं देने वाले। जब कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको पैसा नहीं देने वाले, तो आपको क्या करना चाहिए, इनिशियली आपको प्रोविजन बना लेने चाहिए। किस लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे। अचानक से अगर आपको लॉस होगा तो आपके बिजनेस में ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी नहीं होगी, और मे भी बिजनेस कहीं क्या होता है, ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाए। इसलिए हमें प्रोविजन बनाना जरूरी है। हमें पता है कि हमने फ्यूचर में कोई लायबिलिटी पे करनी है। एक व्यक्ति ने काम कर लिया, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया है, आपको पता है कि अगर वो काम कर चुका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पे करना है। अगेन आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो ये कंजर्वेटिज्म का हमारा क्या है,
एक बहुत सारा इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में जो भी आपके प्रोबेबल लॉसेज है या फ्यूचर में जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आपको पे करना है। उसके लिए आप क्या कर लीजिए, आज पहले से आप तैयारी कर लीजिए। बट अगर फ्यूचर में होने वाला कोई गेन है, जैसे मान लीजिए आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ने वाली है, आप उसे भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बढ़ेगा तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, आपके बिजनेस में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है बात? चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। देखो फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है उसे कंसिडर कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। When there are many alternative values of an assets, an accountant should choose the method which leads to the lesser value. Later on we shall, इसे हम गोल्डन रूल के अंदर देखेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखेंगे थोड़ा सा, तो उसके अंदर हम आपको इसे समझाएंगे किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, फॉर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हम और भी देखेंगे जब हम क्वालिटेटिव यानी जब हम फीचर्स देखेंगे किसके, अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का फीचर देखेंगे क्या है, वहां पर भी समझेंगे। जैसे प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब यही है कि हमें फ्यूचर में कोई अगर प्रॉफिट होने वाला इग्नोर कर देंगे, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे भी कंसिडर कर लेंगे। जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेज व्हिच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन्स व्हिच आर अनसर्टेन। दूसरा कह रहा है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि अनबायस्ड आउटलुक है। अनबायस्ड आउटलुक होने का क्या मतलब हुआ कि भैया हम न्यूट्रल है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसे जैसी है वैसी कंसिडर करेंगे, हम उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज कंसिडर नहीं करेंगे। एंड रिकॉर्ड सच पॉसिबल लॉसेस एज वेल एज एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन्स एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज। इट मींस फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ, देखिए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होए, आप उसे एक्चुअल जैसा है उसे वैसे ही कंसिडर करना है, आपको उसे कहीं से मैनिपुलेशन करके नहीं दिखाना है। इसके अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या, सब्सटेंस ओवर लीगल प्रेजेंटेशन, लीगल फॉर्म। ये कहता है कि एक्चुअल में, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। मान लेते हैं आपने कार क्या ली, किस्त पे कार ली, इंस्टॉलमेंट में कार ली। अब सोच के देखिए, आपने एक कार इंस्टॉलमेंट में ली, कार किसकी है, आपकी है। इंस्टॉलमेंट किसको देनी है, आपको देनी है। बट क्या कार आज आपके नाम पे है, नहीं। कार के पेपर किसके पास होंगे, बैंक के पास होंगे। कार किसकी है, अभी बैंक का पूरा राइट है उस कार पे। बट क्या आप अपनी बुक्स में उसे दिखाएंगे, यस आप उसे अपनी बुक्स में दिखाएंगे। तो आप कैसे दिखाएंगे कार को, कार देखो अभी तक आपकी है नहीं। क्या था, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। इट मींस रियलिटी क्या है, रियलिटी वो कार आपकी है, बट लीगली वो कार आपकी अभी तक नहीं है। तो हमें क्या देखना है, सब्सटेंस देखना है, ना कि उसका लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म जरूर है, किसका है, बैंक का है। बैंक अभी राइट रखता है कि आपकी वो असेट्स आपकी नहीं है, किसकी है भी वो, बैंक, क्योंकि आपने बैंक से कर्जा लिया है। बैंक जब तक आप पूरी पेमेंट बैंक को नहीं करोगे तब तक वो असेट्स आपकी नहीं होगी। तो अब क्या करेगा, असेट्स अगर बैंक की है तो बैंक की बुक्स में दिखना चाहिए, नहीं आपकी बुक्स में वो क्या असेट्स दिखेगी। तो आप क्या करोगे, अपनी जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे आप, तो अपनी बैलेंस शीट में आप क्या दिखा रहे होंगे, असेट साइड में कार दिखा रहे होंगे 10 लाख रुपए की। क्लियर है बात। साथ में आपने क्या किया होगा, एक 10 लाख रुपए का प्रोविजन भी क्रिएट किया होगा कि आपको पे करना है। तो आपने कार के लिए क्या किया, एक प्रोविजन बनाया है, लायबिलिटी बनाई है कि आपको 10 लाख रुपए पे भी करना है। यहां तक क्लियर है। तो आपने असेट्स खरीदी, उधार में खरीदी है, किस्म से वो किस्तों में खरीदी है असेट्स, लेकिन आपकी है। पर लीगल राइट किसका है, बैंक का है। लीगल राइट मैटर नहीं करेगा, इसी को हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ठीक, तो आपकी बुक्स में क्या होगी, असेट्स दिखेगी 10 लाख रुपए की, आप 10 लाख की लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपको पे करना है। अब जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लायबिलिटी कम होती जाएगी। पर आप जब पे करेंगे तो आप कैसे पे करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मान लेते आपने कितना 1 लाख रुपए पे किया और प्लस उस पर 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तब आपका 10 लाख अगले साल बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, 10 लाख की कार तो आपकी 10 लाख की रहेगी, पर लायबिलिटी आपकी अब कितने की हो जाएगी, 10 लाख में से 1 लाख गया तो 9 लाख, और 1 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, पे हो गया, और 10,000 रुपए आपका एक्सपेंडिचर बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से वो बुक हो जाएगा और बाकी कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है किसको, अपनी बैलेंस शीट को और पीएनएल को। तो आप समझ रहे हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो यहां पर वो कहता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या चीज का, लेकिन ऑल्टरनेटिव वैल्यूज का। इट मींस यहां पर हमने फेथफुल प्रेजेंटेशन किसका देखा, जो हमने कार खरीदी,
लीगल फॉर्म इज डिफरेंट, बट उसका एक्चुअल में सब्सटेंस जो है वो कार है, कार आपकी बुक्स में दिख रही है। इसी तरह वो कहता है कि जब आप कोई मेथड यूज कर रहे हो, जब आप मेथड को यूज कर रहे हो तो वो मेथड ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स दिखाए। दैट मींस जो आप ऑल्टरनेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हो उसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। करेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि मिस्टर एक्स रन्स अ बिजनेस ऑफ कंप्यूटर, ही परचेज 10 कंप्यूटर्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000 ईच and is expecting to be able to sell these computers at the current market value of 25,000 each। 20,000 में उसने 10 कंप्यूटर खरीदे, 2 लाख के कंप्यूटर खरीदे, कितने में बेचेगा उसे? 2.5 लाख में बेचेगा। Note that the conservatism principle does not allow to recognize the profit on the computers unless the sales has been made। जो हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब तक बिकेगा नहीं तब तक हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। Since this is a future profit, Mr. X needs to follow a prudent approach while recording the transactions in his books and ignore the profit until it is earned। earned कब होगा? जब वो बिकेगा तब उसकी अर्निंग की बात आएगी। However, अगर मान के चलते इसी केस को उल्टा ले चलते हैं, लॉस हो जाता। कह रहा है कि बिफोर सेल मार्केट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कितना हो गया? घटकर 17,000 हो गया। अभी हम 25,000 मान रहे थे तो प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रूडेंस कहता है। कह रहा है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 17,000 हो गई है। अगर मार्केट वैल्यू 17,000 हो गई, इट मींस 3,000 मार्केट वैल्यू घट गई है। अगर 3,000 मार्केट वैल्यू घट गई है और 10 कंप्यूटर है तो आपको 30,000 रुपए का क्या करना होगा? प्रोविजन बुक करना होगा। Under the conservatism approach, Mr. X needs to recognize that loss of ₹3,000 per computer, that is 10 कंप्यूटर 30,000 रुपए, even though the sale has not been made। बस यही आपको समझना था इसके अंदर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर। Many accounting authors, however, are of the view that conservatism essentially leads to understatement of income and wealth and it should not be the basis for the preparation of financial statement। कुछ ऑथर कहते हैं, उनका मानना यह है, ये कुछ अकाउंटेंट कहते हैं, अकाउंटिंग ऑथर जो हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उनका कहना यह है कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है? आपके बुक्स को सिर्फ अंडरस्टेट कर रहा है। अंडरस्टेट का करने का मतलब क्या? आपने अपने आप को प्रॉफिट को कम कर रहे हो, दैट्स इट। आप प्रॉफिट को कम कर रहे हो, दैट मींस आप टैक्स कम पे कर रहे हो। तो अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रू प्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बट जैसा है अभी तक वैसे ही आपको कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब अगर आप कोई मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई रूल्स फॉलो कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, कोई कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवर द ईयर। इट मींस ऐसा नहीं कि आपने पहले साल क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन का, अगले साल आपने WDV यूज कर लिया, उससे साल अगले आपने यानी कोई सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर लिया, या आपने प्रोडक्शन मेथड यूज कर लिया, आपने डिप्लीशन मेथड यूज कर लिया। आप क्या कर रहे हैं? मेथड को बदलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन्वेंटरी वैल्यू करते समय स्टार्टिंग में आपने फीफो मेथड यूज किया, फिर आपने लीफो मेथड यूज किया, फिर आपने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मींस आप अगर किसी मेथड को फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, वो मेथड, वो प्रिंसिपल, वो रूल्स, वो कन्वेंशन, वो कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। बट क्या ऐसा होगा कभी चेंज ही नहीं कर सकते? नहीं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही है, आपको लगता है कि मेथड को चेंज करने से, आपको लगता है रूल्स को चेंज करने से, आपको लगता है गाइडेंस को चेंज करने से आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगी, तब आप उसे बदल सकते हैं। बट आपको उसका इंपैक्ट जरूर बुक्स में दिखाना है कि उसके चेंज करने से आपकी बुक में कितना इंपैक्ट आया है। क्योंकि अगर आप इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे तो जो भी आपका यूजर होगा, जो भी आपका एंड यूजर होगा, आपको पता है हमने एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स पढ़े थे, जो भी आपका यूजर होगा, यूजर तक रियल पिक्चर नहीं जाएगी, यूजर के डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी। इसलिए आपको उसका इंपैक्ट अपनी बुक्स में, नोट्स, अकाउंट्स में प्रेजेंट करना होगा। आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि इसके चेंज होने से कितना इंपैक्ट आया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई भी मेथड, कोई भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो ये यूज होना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अनटिल एंड अनलेस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना आ रही हो। अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर सही, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है, तब आप मेथड या रूल्स बदल सकते हो। उससे पहले आपको उसे रेगुलरली या कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है?
कह रहा है इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. और वो क्या होंगे हम देखेंगे. The concept of consistency applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. It means हम कब करेंगे, जब हमने कहा हम मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारा रिजल्ट उसी तरह से आ रहा है, और अगर हम WDV यूज कर रहे हैं उससे भी मेथड उतना ही आ रहा है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है. इट मींस WDV ज्यादा बेहतर पिक्चर दिखा रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं इसे हम चेंज कर सकते हैं. कहता है फॉर एग्जांपल अ कंपनी में अडॉप्ट एनी of several method of depreciation such as written down value method, straight line method, ऐसी बहुत सारे मेथड्स हैं एटसेट्रा. लाइकवाइज देयर आर मेनी मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. इन्वेंटरी के भी क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं वैल्यूएशन के. बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इट इज एडवाइजेबल दैट द कंपनी शुड फॉलो कंसिस्टेंटली ओवर ईयर्स द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और सेम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी व्हिच इज चूजन. आपने एक बार अगर चूज कर लिया मेथड तो लंबे समय तक आपको उसी को इस्तेमाल करना चाहिए. But the concept of consistency does not imply non-flexibility as not to allow the introduction of the improved method of accounting. लेकिन वो कह रहा है कंसिस्टेंसी कभी भी आपको नहीं रोकती है कि अगर आपको जो इम्प्रूव वर्जन है, आप अगर अपनी बैलेंस शीट को और अच्छा बना रहे हैं तो आपको कहेगी कि नहीं कर सकते हैं, वो रोकती नहीं है. An enterprise should change its accounting policy in any of the following circumstances. और वो क्या क्या होंगे, सबसे पहले to bring the books of accounts in accordance with the issued accounting standard. It means अगर आपकी बुक्स अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आप उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर लगता है आपको किस मेथड को चेंज करने से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी बुक्स बन रही है, या आपको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं हो रहा है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने से ये इंपैक्ट आएगा, तो आप उसे चेंज कर सकते हो. टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ. अगर लॉ कहता है, जो भी हमारा एक्ट है, एक्ट कहता है कि आपको इसे चेंज करना चाहिए तो आपको चेंज करना पड़ेगा. और लास्ट कहता है कि व्हेन under changed circumstances it is felt that new method will reflect a true and fair view in the financial statement. कि अगर आपको लगता है चेंज करने से आपकी बैलेंस शीट और बेहतर दिखेगी और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगी, तो आप मेथड चेंज कर सकते हो. आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो. आई होप आपको बात समझ में आई होगी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. अब समझना मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई अगर एक चीज ध्यान रखना, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम भी है. मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपके फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट चलती है. इट मींस फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आपको हर चीज, हर ट्रांजैक्शन आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूजर इन्वॉल्व है. बट मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपको सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर आपका एक मटेरियल अमाउंट, अगर आपका जो भी एक आपने लिमिट रखी होगी कि हम 1% ऑफ रेवेन्यू को मटेरियल मानेंगे, अदरवाइज मटेरियल नहीं मानेंगे, तो वह कह रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन मटेरियल होने के बावजूद भी अगर वो मटेरियल है तो हम उसे कंसिडर करेंगे. अदरवाइज अगर वो इमटेरियल है, अगर उससे जो भी आपका डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट का, या जो भी आपका डिसीजन अगर बिजनेस के डिसीजन में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं. एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक कैलकुलेटर हमने खरीदा. अगर हमने एक कैलकुलेटर खरीदा तो कैलकुलेटर की लाइफ है 3 साल. अगर कैलकुलेटर की लाइफ 3 या 5 साल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ये हमारी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए. बट मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि 100 रुपए का कैलकुलेटर है आपका, या 100 रुपए का 150 रुपए का कैलकुलेटर, उसको आप 6 साल 5 साल तक कैरी ऑन करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है. बहुत स्मॉल अमाउंट है, बहुत इमटेरियल अमाउंट है, आप इसे पूरा का पूरा P&L में चार्ज कर सकते हो. इसी तरह आपने देखा होगा स्टेशनरी. आप स्टेशनरी खरीद के लाए, आपने स्टेशनरी में रजिस्टर खरीदे, 2 4 5 6 रजिस्टर खरीदे आपने, उसमें से आप 3 रजिस्टर 4 रजिस्टर यूज कर पाए, एक रजिस्टर आप यूज नहीं कर पाए. आप क्या करते हैं, उस एक रजिस्टर को असेट्स के तौर पर दिखाते हैं? नहीं, उसे हम P&L में चार्ज कर लेते हैं. तो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन क्या इमटेरियल है, मींस अगर उसके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, मेजर इंपैक्ट नहीं है, बिजनेस डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है, आप उसे डायरेक्टली P&L में चार्ज कर सकते हो. आपको उसे कैरी फॉरवर्ड यानी बैलेंस शीट पे ले जाने की जरूरत नहीं है. बस यही हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है. पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहा है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मटेरियल. अगर यानी उसका इंपैक्ट इमटेरियल है तो आपके जो बाकी प्रिंसिपल है, जैसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, कह रहा है उसे भी आप इग्नोर कर सकते हो. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. बता ही दिया उसने कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या है, ये एक्सेप्शन है.
According to materiality principles, all the items having significant economic effect of the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement, and any insignificant items which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the users नीड should not be disclosed in the financial statement. इट मीन सिर्फ वो काम बढ़ा रहा है कि इसका अकाउंटेंट का सिर्फ काम बढ़ रहा है कि उसे हर महीने डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है, 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 100 रुपए को कैलकुलेटर को 5 साल तक क्या करता रहेगा, डेप्रिसिएशन करता रहेगा। दैट इज वो सिर्फ बर्डन बढ़ा रहा है, उससे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट या फाइनेंशियल डिसीजन बदल नहीं रहा है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सकते हैं, उसे आपको असेट्स मानने की जरूरत नहीं है। The term materiality is the subjective matter। एक चीज और है कि materiality अगेन सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव आइटम है, इट मीन से टोटली डिपेंड करता है किसके जजमेंट के ऊपर, ये टोटली डिपेंड करता है अकाउंटेंट के जजमेंट के ऊपर कि अकाउंटेंट क्या चाहता है। अकाउंटेंट इसे यानी क्या रेवेन्यू आइटम मानता है या कैपिटल आइटम मानता है, अकाउंटेंट की मर्जी हो तो अकाउंटेंट उस कैलकुलेटर को क्या कर सकता है, असेट्स में भी दिखा सकता है। It is on the judgment, common sense and discretion of the accountant that which item is material and which is not. For example, stationery purchased, organized stationery purchased by the organized through not used fully in the accounting year। ये हमने पता ही दिया कि अगर हमने एक स्टेशनरी परचेज कर पूरा एक साल में यूज नहीं हुई तो कुछ स्टेशनरी आपकी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, वो आपके असेट्स के तौर पे नहीं दिखाई जाती हैं, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है। इसी तरह आपने कोई कैलकुलेटर खरीदा, वो भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाएगा, ना कि आपको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। The materiality depends not only upon the amount of the item but also upon the size of the business। बिजनेस के साइज, बिजनेस का नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ द पर्संस मेकिंग डिसीजंस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका बिजनेस ही अगर 2000 रुपए का है तो 100 रुपए का कैलकुलेटर भी बहुत बड़ा मैटर करेगा, तो वहां पर आपको उसे असेट्स मानना है, ना कि उसे पीएनएल में चार्ज करना है। तो अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिजनेस का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक। Moreover, an items material to one person may be immaterial to another person. What is important is the omission of any information should not impair the decisions of the various users। सिंपल सी बात है, हमें वो आइटम सारी की सारी बुक्स में दिखानी है जिससे जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी यूजर है, उसके डिसीजन को बदल ना दे, उसके यानी कोई इंपैक्ट ना आए, उसके डिसीजन लेते समय उसे कोई दिक्कत ना आए। ये थे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कैसे रीड करना है, कैसे उन्हें समझना है, उनकी एप्लीकेबिलिटी भी आपको बताई जाएगी। जब जब हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे आपको दिखेगा कि हर प्रिंसिपल, हर कॉन्सेप्ट, हर कन्वेंशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा इसके अलावा क्या है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है कुछ, और कुछ अजम्पशंस क्या है कि इन्हें 3 जो की अजम्पशंस माना जा रहा है वो क्या क्या है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, हम ऑलरेडी सारी डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी सारी पढ़ चुके हैं। गोइंग कंसर्न लॉन्ग टर्म के लिए, कंसिस्टेंसी रेगुलरली चलने वाली बात है, और बात करेंगे अक्रूवल की, तो चाहे हमें पैसा मिले ना मिले हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। If nothing has been written, प्लीज ध्यान रखना इस लाइन को, if nothing has been written about the fundamental accounting assumptions in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in their preparation of financial statement। It means अगर नहीं लिखा हुआ है कि हमने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स कि वो सारे के सारे प्रिंसिपल, सारे के सारे जो assumptions है वो मान के चल रहे हैं कि सारी फॉलो की जा रही है। However, if any of the above mentioned fundamental accounting assumption is not followed, then this fact should be स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन से, हम इन 3 की बात कर रहे हैं मेजरली, ये तीनों के तीनों। तो इट मींस अगर किसी भी बिजनेस में ये नहीं लिखा हुआ कि गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा, या ये नहीं लिखा हुआ कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, या ये नहीं लिखा हुआ है कि अक्रूवल बिजनेस या अक्रूवल फॉलो नहीं हो रहा है, तो दैट सिंपली मींस कि मान के चल रहा है कि सारे वो फॉलो कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली फॉलो किए जा रहे हैं। बट अगर नहीं किए जा रहे फॉलो तो उन्हें स्पेशली इसे मेंशन करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है बात? तो आई होप आपको यानी हमारे फंडामेंटल अजम्पशन भी समझ आएंगे, की अजम्पशन समझ में आई होंगी, कैसे उसे देखना है, किस नजरिए से उसे देखना है वो समझ में आया होगा। और अगर नहीं मेंशन्ड है तो मान के चलना है कि वो ऑलरेडी इंप्लाइड है, कि वो ऑलरेडी उसे क्या कर चुके हैं, मान चुके हैं कि वो बुक्स में ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। क्लियर है बात? आई होप आपको यानी सारा का सारा यानी कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं,
वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप उसे टाइमली देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें, जिससे कि क्या होगा कि हम आपको उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करें, आपकी क्वेरी को क्या है, आपकी क्वेरी लंबे टाइम तक नहीं खींची जाए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।